एक एक कोर्स के लिए, बट मैंने पहले आज वाला जो क्लास है मैंने मोस्टली थोड़ा डिस्क्रिप्शन बेस्ड रखा है कि आप डायरेक्ट फ्रॉम द टेस्ट वेबसाइट व्हाट यू कैन लर्न ऐसे तुम देख सको। तो थोड़ा ब्रीफ भी बताएंगे थोड़ा। तो जैसे दिस प्रोग्राम इज कॉल्ड मास्टरिंग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर रिलेशंस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है कि एचआरएम के साथ इन्होंने दे हैव केप्ट लेबर रिलेशन विद द वर्ड एचआरएम। तो इसको अगर तुम तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो पहले जो कोर्स होता था ना, जो इंडिया में एचआर के कोर्सेज थे, तो पहले क्या होता था कि इंडस्ट्रियल सेटअप ज़्यादा थे, मतलब देयर वाज नो सर्विस सेक्टर एज पर कि जैसे आईटी इंडस्ट्री या फिर जो आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं ये कम थे। तो ज़्यादातर जो कंपनी का मतलब होता था फैक्ट्री, कंपनी का मतलब होता था प्रोडक्शन यूनिट्स, और उसमें भी ज़्यादातर जो वर्कर्स होते थे वो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड वर्कर्स होते थे। तो उन लोगों को मैनेज करने के लिए जो पहले प्रोग्राम चलता था उसको मास्टर्स इन लेबर एंड सोशल वेलफेयर बोलते थे। बहुत सारी एक दो यूनिवर्सिटी में अभी भी ये कोर्स चलता है, और इंदौर यूनिवर्सिटी वाज वेरी गुड एट दैट टाइम, मतलब फ्यू इयर्स बैक, फ्यू नहीं मतलब मेनी इयर्स बैक। तो लेबर एंड सोशल वेलफेयर का कोर्स चलता था। उसके बाद जब थोड़े ऐसी इंडस्ट्री बनने लगी जिसमें स्किल्ड वर्कर के यूज़ होने लगा, जैसे डिप्लोमा होल्डर्स, आईटीआई, या फिर जितने भी आईटीआई ट्रेंड ग्रेजुएट्स होते हैं, या फिर इवन इंजीनियर्स, तो ऐसे स्किल्ड वर्कर्स आने लगे, तो दे आर नो लॉन्गर योर लेबर, है ना। तो आप कंपनी उसको लेबर की तरह नहीं ट्रीट कर सकती। तो उस समय जो कोर्स डेवलप हुआ जो यूनिवर्सिटीज़ में आया, दैट वाज कॉल्ड पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप रिलेशंस। जो इनफैक्ट जो एचआर का जो प्रोग्राम है वो प्रीवियसली इट वाज दे हैव रिटन आल्सो, तो प्रीवियसली नोन एज एमए इन पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। तो उसके बाद फिर अगेन आपने देखा कि जो इंडस्ट्री चेंज हुई, सर्विस सेक्टर का राइज हुआ बहुत, आईटी और आईटी इनेबल सर्विसेज राइज किए, है ना। जो कंपनी का बेस लेवल एम्प्लॉई है वो डिग्री होल्डर होने लगा, वो भी प्रोफेशनल डिग्री होल्डर होने लगा। जैसे इवन आईटी कंपनी का देखोगे तो वो जो थर्ड बाकी जो क्या बोलते हैं उसको, हाउसकीपिंग स्टाफ वगैरह होते हैं ना, वो थर्ड पार्टी रखते हैं। तो मोस्टली देयर जो सबसे बेस लेवल एम्प्लॉई हैं दे आर प्रोफेशनल ग्रेजुएट्स, मतलब इंजीनियर्स। तो आप उन ग्रेजुएट्स को पर्सनल की तरह भी नहीं ट्रीट कर सकते, दे आर बेसिकली योर रिसोर्स, है ना। तो दे मतलब यू कैन नॉट ट्रीट देम एज एन डिस्पोजेबल और डिस्पेंसेबल रिसोर्सेज। तो ऐसे रिसोर्स है जिसको आप जिससे बेसिकली रिसोर्स क्या होता है, अच्छा एक कोई बताएगा मुझे कि रिसोर्स क्या होता है, एंड हाउ ह्यूमन कैन बी रिसोर्स, मतलब हाउ एम्प्लॉय कैन बी रिसोर्स फॉर योर कंपनी। So एनीवन? resource is an asset which is preserved and we use it when we like want to pitch up an idea regarding some welfare or yeah, like it's an asset आप and कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहे हो, नहीं, नॉट ऑल एसेट्स इज योर रिसोर्स, ठीक है। थोड़ा और बेसिक, मतलब कि हर बार जैसे एक डेफिनेशन होता है ना किसी भी वर्ड का, तो उसके पहले की कंपोनेंट होते हैं, उसके बाद पेरिफेरल होता है। तो जैसे की कंपोनेंट जो है वो बेसिकली वो वर्ड को डिफाइन करता है, और पेरिफेरल आपकी अंडरस्टैंडिंग को डिफाइन करता है, और आप मतलब आपके पर्सपेक्टिव को डिफाइन करता है। कई बार अलग अलग पर्सपेक्टिव पे वर्ड्स के अलग अलग मीनिंग होते हैं, बट कोर मीनिंग कई बार वर्ड्स का सेम ही होगा, बट पेरिफेरल मीनिंग अलग हो सकता है। तो रिसोर्स जो है बेसिकली जो उसका कोर मीनिंग ये है कि रिसोर्स इज एनीथिंग विच बेसिकली कंट्रीब्यूट्स इन योर आउटपुट, ठीक है। आउटपुट जनरेशन में वो कंट्रीब्यूट करता है। तो जो कंपनीज के जो आउटपुट है, जो प्रॉफिट या रेवेन्यू है, उसमें ह्यूमन का बहुत रोल है। तो और एक एक ह्यूमन का इंडिविजुअल का रोल है। जैसे मान लो कि लेबर है तो उसको आप रिप्लेस कर सकते हो, लेबर कैन बी यूज मतलब ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ मशीनरी। लेकिन जो इंडिविजुअल आपका ह्यूमन रिसोर्स है, जैसे मान लो किसी कंपनी का सेल्स पर्सन है, तो आप उसको क्विकली रिप्लेस नहीं कर सकते। मतलब एक सेल्समैन के जाने पर दूसरा सेल्समैन विद द सेम कैपेबिलिटी, सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर इंडस्ट्री, सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर कंपनी आप तुरंत नहीं रिप्लेस कर सकते। So that person is now your resource which is working under you, or which is who is working for the company. तो इस तरह से वो रिसोर्स की तरह ट्रीट होना चाहिए अब। तो नाउ द ट्रीटमेंट फॉर देम, जो वट एवर पॉलिसी आप क्रिएट करते हो,
वर्क लाइफ बैलेंस के लिए, उनके मोटिवेशन के लिए, और इनफैक्ट यूजिंग रिसोर्स इन इफेक्टिव वे, उसके लिए जो पॉलिसी क्रिएट करती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होने लगा। मतलब उसमें कई सारे फंक्शनल डिटेलिंग आने लगी, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आने लगी। तो बेसिकली मैनेजमेंट स्कूल हैड टू थिंक ऑफ ए प्रोग्राम विच कैन बेसिकली ट्रेन पीपल टू डील विद दैट सिचुएशन और डील विद दैट काइंड ऑफ रोल। ठीक है, तो इसलिए कुछ जो यूनिवर्सिटीज थे जो PMIR का कोर्स चलाते थे, दे अपग्रेडेड देयर कोर्स टू HRM लाइक TIS डिड। ठीक है, तो प्रीवियसली ये इनफैक्ट जब पर्सनल मैनेजमेंट था तो इन्होंने इंडस्ट्रियल रिलेशन को तब भी सेव करके रखा, मतलब इसके साथ था। एंड नाउ इवन इफ दे हैव चेंज्ड इट टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लेबर रिलेशन इज स्टिल देयर because they are not ignoring the manufacturing sector or the sector where the employees are not skilled, है ना। तो जो इनका कोर्स के कंपोनेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट जो होगा, उन मतलब उसकी स्टडी का या पेपर्स का बहुत सारा कंपोनेंट ऐसा होगा जो उन इंडस्ट्रीज से भी डील करेगा, उन इंडस्ट्रीज के भी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप को या एम्प्लॉय मैनेजमेंट को मतलब कवर करेगा, जो स्किल्ड नहीं है या सेमी स्किल्ड है ना, विच इज स्टिल विच मतलब वेयर दे आर स्टिल कैटेगराइज्ड एज लेबर, है ना, नॉट एज रिसोर्स। अगला जो मतलब नेक्स्ट वो होगा क्या बोलते हैं, अपग्रेडेशन होगा, जो अब धीरे धीरे दिखने को मिलने लगा है। कई सारी कंपनी नाउ हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग देयर ह्यूमन रिसोर्स एज ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल। तो नाउ अब रिसोर्स और कैपिटल में क्या फर्क है, कोई बताएगा? सर कैपिटल आपका परमानेंट रह सकता है, रिसोर्सेज आपकी यूज हो सकती हैं। हाँ, मतलब रिसोर्सेज स्टिल The capital cannot be renewed. Resources can be renewed. हाँ, नहीं मतलब रीन्यूड तो ऐसे हमेशा नहीं बोला जाता, कई बार आप कर सकते हो, मतलब रिवैम्प कर सकते हो कैपिटल को भी। बट या जो कैपिटल है दे बेसिकली हेल्प रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस आउटपुट, है ना। तो उसमें आपके कई सारे, जैसे मान लो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, तो नॉट ऑल एम्प्लॉय कैन बी यूज मतलब treated as an capital, but there will be few employee which has been मतलब so मतलब they have changed their stature to from a resource to capital. So now they are the one who basically use other resources to produce output. तो कैपिटल जैसे कई सारा जब लार्जर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कई सारी ऑर्गेनाइजेशन की जैसे कंसल्टिंग कंपनीज हैं या जितने भी LLPs हैं, उनके जो एम्प्लॉय होते हैं दे आर नो लॉन्गर HR, दे आर बेसिकली द कैपिटल। तो अब ये नेक्स्ट अपग्रेडेशन है, बट अगेन द स्कोप ऑफ दिस इज वेरी लो, सो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है आपके पास। बट नाउ नॉट मेनी HR स्कूल और नॉट मेनी बिजनेस स्कूल्स हैव introduced human capital management as a part of their program. So next thing is like it's designed to develop a student into professionally competent, है ना। Now tell me what do you understand by word competent? Anyone? Somebody, sir, who's apt for the job. They have the necessary skill set and they have the knowledge to do something. ये भी है, बट उसको कैपेबल भी बोल सकते थे। कॉम्पिटेंट में थोड़ा ऐसा होता है कि कॉम्पिटिटिव या कंपटीशन वर्ड का थोड़ा सा इसमें वो है, थोड़ा क्या मतलब इट इज बेसिकली डेराइव्ड फ्रॉम दैट वर्ड ओनली। तो इसमें कॉम्पिटेंट मतलब हुआ कि समबडी हु कैन विन द रेस, है ना, मतलब बी इन द कॉम्पिटिशन, है ना। इस पर्सपेक्टिव से इस पे बात की, मतलब इस वर्ड को थोड़ा देखो तो ज्यादा बेटर है कि यू कैन डू इन अ वे सो दैट मतलब और लोगों से अच्छा हो सकता है। इट्स नॉट लाइक कि फाइंडिंग विनर एवरी टाइम, बट यू आर कॉम्पिटेंट इनफ लाइक मतलब कि और लोग या फिर जो प्रोफेशनल पूल है उसमें आप कॉम्पिटेंट है, मतलब यू कैन डू बेटर देन मेनी अदर पीपल। ठीक है, तो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट एंड सोशली सेंसिटिव मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स। अब ये वर्ड जो है टेस्ट के लिए बहुत यहाँ पे इस प्रोग्राम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशली सेंसिटिव का मतलब ये हुआ कि मतलब जितने भी सोशल इशूज या सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं और उसका जो की एलिमेंट या की अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपको पता होना चाहिए
एंड व्हाई शुड यू बी सोशली सेंसिटाइज, इसका रीजन तुम्हें सोचना चाहिए। मतलब चलो बोलो तुम लोग, अगर बता सकते हो बताओ कि व्हाई एन एचआर मैनेजर शुड बी सोशली सेंसिटाइज्ड। Sir, because India has a wide social background with different caste and communities, and सब उसी उसी मेंटालिटी से एक जॉब कभी भी कर नहीं पाएंगे। फिर तो और सर कोई तो सर कभी भी एक रिलीजन और एक कास्ट से एक स्पेसिफिक जॉब को परस्यू करना किसी दो इंसानों के लिए सेम नहीं रह पाएगा। चलो गुड है। और कोई बताओ, सूरज बताओ, व्हाई एन एचआर मैनेजर शुड बी सोशली सेंसिटाइज्ड या सेंसिटिव। ऐसा मैं बताना चाहूँगा, रिसेंट रिसर्च भी ऐसा ये इंडिकेट करती है कि व्हेन इंक्लूसिव। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें पहले बता दूं कि व्हेन आई एम आस्किंग योर ओपिनियन, प्लीज अवॉइड अदर पीपल्स इंटरप्रिटेशन और रिसर्च। ठीक है, तुम खुद से सोच के बताओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनी ऑफ द टाइम व्हेन यू टेक रेफरेंसेस फ्रॉम अदर सोर्सेज, इट शोज यू आर नॉट ट्रस्टिंग योरसेल्फ और योर नॉलेज। आप उससे ले लो, रेफरेंस ले लो, बट आप बोलो अपनी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, मेरा सर सोशली सेंसिटिव होंगे तो सर ये मतलब एवरी मतलब सोसाइटी के हर एक क्लास और हर एक उसको क्लास और हर एक हर एक क्लास के जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, हम लोग उसको बेटर यूज करेंगे तो उससे क्या होगा सर, जो इनइक्वलिटी और ये जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे ना, वो हम लोग कम कर सकते हैं। और वो अल्टीमेटली हमारी ग्रोथ में ही रिफ्लेक्ट करेगा। इंक्लूसिव जब होता है ना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो इंक्लूसिव ग्रोथ पर अगर फोकस करता है तो वो बेटर रिजल्ट दे पाता है। यही सोच के तहत और इनइक्वलिटी हम लोग हटा कम कर सकते हैं और बेटर माइंड हम लोग को मिलेंगे। मतलब डिफरेंट माइंड हम लोग को ये तो मिलेंगे। लेकिन थोड़ा देखो, तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन बट यू आर नॉट कीपिंग इट इन लाइन विथ एचआर मैनेजर। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको उस हिसाब से बताते तो ज्यादा बेटर होता है। जैसे जैसे सेम थिंग यू कैन हैव सेड कि जैसे एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर है और एक कंपनी कैन हैव वाइड वैरायटी ऑफ पीपल इन इट। ठीक है, एंड द अदर सो द ऑल द सोशल इश्यूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी will also exist in the company। जैसे मान लो कि सोसाइटी में क्या होता है, somebody who is strong वो वीक को बुली करता है ना, तो वो कंपनी में भी होता है। somebody who is like LGBT या होमोफोबिक या इस तरह का है बाहर में, वो कंपनी में भी वैसा बिहेव करेगा, है ना। somebody who is like कास्ट सेंसिटिव और इस तरह से, मतलब जेंडर सेंसिटिव, रेस सेंसिटिव है या रीजन सेंसिटिव है, तो वो कंपनी में भी बिहेव करेगा। तो जो कंपनी है, इट हैज बीन मेड बाय पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम सोसाइटी। तो जो सोशल इश्यूज वहां पे सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है, वो कंपनी में भी करेगी। ठीक है, तो अब अगर एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इज सेंसिटाइज, अगर अगर ह्यूमन रिसोर्स भी उसी प्रॉब्लम को लेकर चले, मतलब इफ एचआर मैनेजर इज से रेसिस्ट, इफ एचआर मैनेजर इज लाइक कास्टिस्ट या रीजनल बायस्ड है, तो वो फिर क्या होगा कि वो कंपनी के इन्वायरमेंट को और खराब करेगा। लाइक राइटली यू सेड दैट कि वो प्रोडक्टिविटी को, अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी को लो करेगा, है ना। वो सिंक नहीं बनेगा एम्प्लॉय में। वो तुम्हारा जो एम्प्लॉय के जो मतलब डाइवर्सिटी का जो वो है एडवांटेज है, वो हमें कभी नहीं मिलेगा। एंड ग्रेजुअली इट विल स्पॉइल द इंटायर ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। तो जो एचआर का मैनेजर है, वो अगर वो सोशली सेंसिटिव होता है, तो वो अपने इन ऑर्गेनाइजेशन में ही कैन क्रिएट एन एनवायरनमेंट विच इज वेरी लिबरल, है ना। एंड ऑल द सोशल इश्यूज विच कम्स टू द कंपनी फ्रॉम द आउटसाइड, मतलब जो सोसाइटी से आती है, वो उसको रेक्टिफाई करके देन इट गोज बैक टू सोसाइटी। समझ में आ रही मेरी बात, क्या कह रहा हूँ मैं। जैसे कल मैंने बोला कि जो कंपनी में जो कल्चर फिर स्टार्ट होता है, देन अगेन इट गोज टू सोसाइटी ऑल्सो, है ना। मैंने एक एग्जांपल दिया था, तुम थे उस मीटिंग में, कि तुम किसी भी ऐसे शहर में चले जाओ या एरिया में चले जाओ, वहां पे उस कंपनी का जो वर्क कल्चर है, उस कंपनी का जो वर्क कल्चर नहीं, जो उस कंपनी का जो कल्चर है ना, वो उसके आसपास की सोसाइटी में रिफ्लेक्ट होने लगती है धीरे धीरे, है ना। when you go to Gurgaon, when you go to Noida, you will find there are more liberal people than other areas। तो जो बेसिकली क्या है कि जो प्रॉब्लम सोसाइटी से कंपनी में आई, वो रेक्टिफाई होगा, एंड देन
the good thing that has being done in company will go back to society. तो इसलिए एचआर मैनेजर को सेंसिटाइज करना सोशल इशूज पे लेके और सोसाइटी के डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटी को लेकर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. अपार्ट फ्रॉम बिजनेस फंक्शन, अपार्ट फ्रॉम एचआर फंक्शन, दे मस्ट ऑल्सो नो ऑल द इशूज दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इनके प्रोग्राम का. Fully equipped to take on the challenges of corporate world, the program explores the critical areas of contemporary human resource management. ये contemporary word क्या होता है बताना? ट्रेडिशनल. हाँ, ट्रेडिशनल मतलब ट्रेडिशनल नहीं होता. तुमने ये कोर्स डिस्क्रिप्शन पढ़ा है? हाँ पढ़ा तो है सर. ऐसे तो नहीं पढ़ा होगा जैसे तुम बता रहे हैं. हाँ So जैसे contemporary means something that's happening in the present. Like अगर मैं contemporary society की बात कर रही हूँ तो जो अभी हो रहा है. हाँ, अच्छा, ऐसा होता है क्या? मतलब आई एम जस्ट आस्किंग. रियलिस्टिक. नहीं, रियलिस्टिक नहीं हो. निरंजना इज टोटली राइट. ठीक है, तुम लोग अब जो भी कर रहे हो गेस कर रहे हो. निरंजना मुझे बस एक बात बताओ. Yes sir. अगर मैं इफ आई एम राइटिंग अ बुक, है ना, Yes sir. और मैं किताब लिख रहा हूँ लेट्स से 1700 में इंडिया, ठीक है, Right sir. तो अगर मैं उसके टाइटल में ऐसे लिख दूं ईयर 1700 एंड Yes, sir. कंटेम्परेरी इंडिया, तो उस वर्ड का ये मतलब नहीं हुआ कि उस समय का भारत. जी सर, उस है ना? टाइम का. हाँ, तो कंटेम्परेरी बेसिकली वो उस टाइम पीरियड को डिनोट करता है. तो अगर हम इंडिपेंडेंटली कंटेम्परेरी यूज करते हैं तो प्रेजेंट हो गया. जैसे अभी हम यहाँ लिखे कंटेम्परेरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो आजकल का, जो अभी का करंट जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्रिटिकल एरियाज हैं वो रिप्रेजेंट होगा. बट अगर हम किसी पर्टिकुलर पीरियड की बात करके कंटेम्परेरी लिखे तो उस समय की बात होगी. है ना निरंजना, ऐसा है कि नहीं बताओ? Yes sir. मतलब आई नो दिस वर्ड इज इन दिस वे कि कंटेम्परेरी का मतलब होता है Yes sir, because period हमारी की बात है. काफी जो बुक्स वगैरह भी होती है वो ये कहते हाँ, हैं वैसे ही contemporary कहते हैं. India of 70s तो हाँ. यही मतलब होता है. हाँ, तो यहाँ पे तो इस जगह पे तो प्रेजेंट की बात हो रही है कि कंटेम्परेरी ह्यूमन रिसोर्स का. तो अब ये जैसे लिखा हुआ है कि क्रिटिकल एरियाज ऑफ कंटेम्परेरी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये हमें एक्सप्लोर करना चाहिए कि व्हाट आर द क्रिटिकल एरियाज ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो मैं अभी तुम्हें लोगों को बताऊंगा आगे चल के. इन कंजंक्शन विथ, अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, देखो, इन कंजंक्शन विथ a comprehensive knowledge and understanding of key functions of management and businesses. अब जैसे मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या होते हैं बताओ जरा सा, एक दो नाम लो. सर पॉलिसी मेकिंग. मैनेजमेंट के फंक्शन पॉलिसी मेकिंग कैसे होगा? स्ट्रेटजी मेकिंग होगा, उसको स्ट्रेटजी मेकिंग बोलो. चलो, हाँ, जैसे मैनेजमेंट के फंक्शन ऐसे होते हैं, जैसे एचआर इज द वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. Planning and organizing. हाँ, वो तो हाँ, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रेटजी का पार्ट हो गया. Decision मार्केटिंग, making. हाँ, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो एनीथिंग दैट वी डू अंडर द मैनेजमेंट अम्ब्रेला, है ना, जो भी वर्क करते हो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है. तो एचआर वालों को इन सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग की जरूरत क्या है, क्यों है? मतलब अगर ये लिखते हैं कि इन कंजंक्शन विथ कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग knowledge and understanding of key functions of management and business, so if एक तो इनको आप ट्रेन कर रहे हो एचआर के रोल के लिए, कंटेम्परेरी ह्यूमन मैनेजमेंट के क्रिटिकल एरिया के लिए, साथ में आप इनको सेंसिटाइज भी कर रहे हो, है ना, फॉर द सोशल इशूज. एंड नाउ यू आर ऑल्सो एडिंग मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो मोर बर्डन टू द ग्रेजुएट कि आप सारे फंक्शंस को समझो. So why do we need as an HR manager to मतलब all the functions की मैनेजमेंट फंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग हमें क्यों जरूरत है? तो जो HR ट्रेनिंग है हमारी टू सेंसिटाइज एंड अंडरस्टैंड दीस चैलेंजेस, उनका एप्लीकेशन ही तब होगा जब हम ये फंक्शनिंग समझेंगे मैनेजमेंट और बिजनेस की. नहीं, फिर से बताना, एक बार रुको, निरंजना को बता दो, बोलो फिर से बताओ क्या कह रहे हो. सर आई एम सेइंग जैसे आपने ये 3 एलिमेंट्स पॉइंट आउट करे, तो व्हाट आई फील इज जो फर्स्ट 2 एलिमेंट्स है चैलेंजेस समझना. वो तो नहीं, ये वाले को बताओ, इसी को बताओ कि की फंक्शंस क्यों समझना जरूरी है. Sir, एक because HR, whatever we learn as an HR, whatever we are trained to do, it can only happen when we understand their key functions, right? Because सारे functions and business के aspects different होते हैं. तो as an HR अगर मुझे function करना है, जब तक मेरी खुद की understanding नहीं होगी उन roles की, उन business, जैसे marketing is one, finance is one,
Accounting is one. So till I don't understand that, as an HR, I won't be efficient. नहीं, उसमें इसको थोड़ा और एक लाइन जोड़ देते ना तो ये कंप्लीट हो जाता कि जैसे लेट्स से एज एन एचआर मैनेजर यू वांट टू, मतलब आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्निंग एंड ये डेवलपमेंट भी होता है ना, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। एज एन एचआर मैनेजर आपका ये भी रोल होता है कि वर्क लाइफ बैलेंस को समझो, है ना। तो आपकी आवाज, आई एम सॉरी, बहुत स्लो आ रही है मुझे। एक मिनट, अभी अभी ठीक है। हाँ, तो एज एन एचआर मैनेजर आप वर्क लाइफ बैलेंस भी लोगों का वो करना चाहते हो, मतलब उस पर भी काम करते हो, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में भी काम करते हो, एंड यू ऑल्सो फिक्स देयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज, उसको भी मतलब डिवाइड करने की कोशिश करते हो। तो पॉइंट ये है कि अगर आप मार्केटिंग, जैसे मार्केटिंग तुमने लिया नाम या फाइनेंस तुमने नहीं लिया नाम, तो मार्केटिंग के लोगों को अगर डील करना है, मार्केटिंग के लोगों को डील करना तो एक गलत वर्ड हो गया, मतलब मार्केटिंग के लोगों को विद एचआर पर्सपेक्टिव मैनेज करना है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली उनकी रोल्स, उनकी प्रोफाइल्स, उनकी वर्किंग क्या है, कितना स्ट्रेस है, किस तरह आउटपुट है, क्या उनका की स्किल्स है। तो अगर आप वो नहीं समझोगे तो आप उनकी लर्निंग डेवलपमेंट प्लान नहीं कर पाओगे, है ना। आप मैन पावर प्लानिंग भी सही से नहीं कर पाओगे, उनके वर्क लाइफ बैलेंस पे भी काम अच्छे से नहीं कर पाओगे। सो दैट्स वाई every HR manager should understand what is going on and what kind of work is going on in each functions of management। ठीक है, अब बोलो सूरज क्या कह रहे थे। सर हाँ बता आपने, और उन्होंने दोनों ने वही बोल दिया जो मुझे बोलना था सर। ठीक है। बेसिकली हम लोग हर एक फंक्शन में जो लोग हैं उनकी क्या डिफिकल्टीज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे एड्रेस कर सकते हैं, तो जब तक हाँ, हमको उसी उनको उसको उन पता नहीं फंक्शंस होगा को तो समझेंगे नहीं तो हम कैसे करेंगे। कैसे करेंगे। ठीक है, तो इनफैक्ट द हाउ द मार्केटिंग पीपल आर बीइंग ट्रीटेड एंड हाउ द फाइनेंस पीपल आर बीइंग ट्रीटेड, ये डिफरेंट हो सकता है ना, बिकॉज दोनों की वर्किंग वो अलग है ना, डोमेन अलग है, उनके चैलेंजेस अलग हैं। तो और साथ में आपको उनके ट्रेनिंग का भी ध्यान रखना है। तो जैसे मान लो कि लेट्स से जैसे आप रिक्रूटमेंट के काम पे हो, तो एज एन रिक्रूटर आपको पता, अगर मार्केटिंग में रिक्रूट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केटिंग में आपकी कंपनी विच स्किल, मतलब कौन कौन से स्किल को यूज करती है ना। तो उसी तरह के एम्प्लॉय को आप सेलेक्ट कर पाओ। तो एचआर मैनेजर के पास तो एक एक्स्ट्रा बर्डन होता है कि वो सारे फंक्शन को समझे। मार्केटिंग वाले को ये बर्डन नहीं है कि वो एचआर को समझे, है ना, बट एचआर वाले टेंड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो बहुत पहले ये चलता था बात कि कंपनीज के सीईओ जो होते हैं वो मोस्टली एचआर वाले बनते हैं, है ना। हालांकि ये अब के डेटा में ऐसा नहीं है, अब तो जैसे 40% सीईओज आर इधर फ्रॉम स्ट्रेटजी और ये ऑपरेशंस, मतलब ऑपरेशंस वाले होते हैं या फिर ये स्ट्रेटजी वाले होते हैं। लेकिन एचआर का पहले ऐसा था कि एचआर वाले ज्यादा सीईओ बनते थे, है ना, बिकॉज दे यूज टू अंडरस्टैंड ऑल द फंक्शंस ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन। सो एनीवे, मतलब ये की पॉइंट है, ये तुम्हें समझना है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ एमए प्रोग्राम इज टू सेंसिटाइज students to the social, political, economic, ecological environment of the society। अगेन वो इसका सेम एक्सप्लेनेशन है जो पहले हमने दिया। To enable students to become effective business leader, and see, now they have broadened the scope of the program। they are मतलब not just making you the HR manager but also the effective business leader, है ना। तो आपकी रोल वो, मतलब the college is not limiting you to be HR manager, college is training you to be HR manager as well as the business leader। ठीक है, and decision maker to contribute the organizational effectiveness, to facilitate the use of system thinking। now tell me what is system thinking, कोई बताएगा मुझे। Sir, organizational goals and policies. सिस्टम थिंकिंग में पूछ रहा हूँ मैं। एक तो ये सनी, तुम्हारा नाम सनी है क्या। हाँ जी। अच्छा, तुम गेस करके बहुत जवाब दे रहे हो। सिस्टम थिंकिंग वर्ड, सिस्टम वर्ड का क्या मतलब होता है। इससे पहले सिस्टम वर्ड कहाँ सुना है तुमने। सर क्या ओवरऑल मतलब क्या चीज। ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, सिस्टम का मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्यों होगा। सर सिस्टम थिंकिंग का मतलब क्या, ऐसे होलिस्टिक थिंकिंग पूरा हर डायरेक्शन में सोचना। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। एक तो मुझे लगता है ना कि तुम लोग ऑल्दो, मतलब मैं तुम्हें बता दूं कि कम्युनिकेशन वाइज या इंग्लिश लैंग्वेज वाइज मैं टीचर नहीं हूँ तुम लोग का, लेकिन आप लोग वर्ड सेंसिटिव बनो थोड़ा सा। व्हेन आई एम आस्किंग यू सिस्टम, तो थोड़ा सिस्टम
अभी तक किसी ने बताया नहीं, मुझे सही जवाब दिया नहीं। निराजना तुम बताओ। So what I feel system thinking means is that you view that system in a broader perspective. नहीं How मतलब does that सिस्टम, system think, नहीं नहीं, right? So yes, एक तो sir. पहली गलती है जो तुमको हमेशा अवॉइड करना है, when I'll ask to define a word, never use the same word in that definition. Okay, sir. तो जब सिस्टम थिंकिंग है, सिस्टम को ब्रॉडली देखना, ये कैसा Yes, डेफिनेशन sir. है? Okay, sir. है ना, The ये proper मिसमैच है। functioning of an organization, like अपन और brief analysis से ले- रुको वार्निंग नंबर 2, प्रॉपर वर्ड तो यूज करना ही बंद कर दो। इन मैनेजमेंट और इन एनी अदर प्रोफेशनल प्लेस देयर इज नथिंग कॉल्ड प्रॉपर। हर चीज का मेजरमेंट है, ठीक है? तो प्रॉपर वर्ड से तो कुछ भी बोलोगे तो मोस्टली गलत होगा। हालांकि मैं बोल सकता हूँ, कभी कभी बोल सकते हो, प्रॉपर फंक्शनिंग बोल सकते हो, ऐसा कभी कभी तो यूज कर सकते हो, बट जनरली अवॉइड दिस वर्ड। प्रॉपर जब भी बोलना है तुम्हें तो बेटर है कि डेटा के साथ बोलो कि ये करना चाहते हैं। तो अब बताओ मुझे सिस्टम क्या होता है? So a system is a set of procedures or a structure that works together. हाँ, Nine. बस इतना ही बोला ना तुमने। चलो ये बहुत अच्छा लाइन बोला है तुमने। दिस इज नॉट सिस्टम एक्चुअली, बट आई विल यूज दिस ये स्टेटमेंट टू डिफाइन सिस्टम। ठीक है, अच्छा अभी जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, समझो कि तुम्हारी लर्निंग का एक सबसे बड़ा पार्ट होगा टू अंडरस्टैंड दिस। क्या बोला तुमने रुसैल, एक बार फिर से बोलना। A set of procedures that work together. हाँ, सेट ऑफ प्रोसीजर्स की बजाय हम एक्टिविटीज लिख देते हैं, ठीक है? दैट वर्क्स टुगेदर के बजाय टुगेदर ही लिख देते हैं, साइमल्टेनियसली मत बोलना, टुगेदर। They work in an integrated and Synchronized interrelated में? manner. ठीक है, मतलब बहुत सारा वर्ड मत डालो यहाँ पे। सिंक्रोनाइज का भी अलग मतलब होता है, टुगेदर ठीक है, अभी यहाँ तक काम चलेगा हमारा। इसके बाद क्या बोला तुमने? Right, sir. Or a particular structure अच्छा that चलो works ठीक है, together. नहीं ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फिर मत बोलो, यही ठीक है सबसे बेस्ट। स्ट्रक्चर इज अ डिफरेंट वर्ड। अ सेट ऑफ एक्टिविटीज टू वर्क टुगेदर। अगर हम वर्क टुगेदर तो कोई भी एक्टिविटीज साथ में क्यों काम करेगा? टू गेट एन आउटपुट, ठीक है? टू गेट एन डिजायर्ड आउटपुट या आउटपुट जो भी लिख दो, ठीक है? तो इसको जो बोलते हैं ये सिस्टम नहीं है, दिस इज बेसिकली वी कॉल इट प्रोसेस। Yes, sir. ठीक है, अब बस एक लाइन इसमें हम ऐड करेंगे, दिस विल कंप्लीट योर डेफिनेशन ऑफ सिस्टम। द इंफ्रास्ट्रक्चर on which the process runs is system। ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? अब पॉइंट ये है कि जनरली हम लोग बहुत पहले सिस्टम को समझते थे कि जैसे पर्सनल कंप्यूटर होता है वो एक सिस्टम है। तो तुमने देखा होगा कि जैसे पर्सनल कंप्यूटर का पार्ट क्या है कि आपका यूपीएस होता है, सीपीयू होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, स्क्रीन होता है, स्पीकर होता है, मतलब ऐसा एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो जब आप कंप्यूटर पे कोई भी काम करते हो बेसिकली यू रन अप प्रोसेस, ठीक है? आप प्रोग्राम रन करते हो, प्रोसेस रन करते हो, और वो प्रोसेस रन होता है ऑन दिस मतलब इंटायर सेटअप। तो वो सेटअप को हम सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? बट ऐसा नहीं है कि सिस्टम विल हैव ओनली मशीन्स और टेंजिबल वो जो दिखता है हमें कंपोनेंट। सिस्टम कैन आल्सो हैव people as its component। तो जैसे मान लो कि तुमने एक प्रोसेस बनाया, जैसे हमारा सुनो, जैसे मैंने एक कॉलेज खोला और मैंने एक प्रोसेस बनाया फी सबमिशन का प्रोसेस। तो उस प्रोसेस में क्या हुआ कि हमने ऐसा बनाया कि एनीबॉडी हु वांट टू सबमिट द फी विल कम टू द कैंपस, है ना? रिसेप्शन पे जाएगा सबसे पहले, तो रिसेप्शन पे जाएगा, रिसेप्शनिस्ट से पूछेगा कि where can I submit my fee? If I want to save the cost of या time of that receptionist,
तो हम वहाँ पे एक बोर्ड ही लगा देंगे कि इफ यू आर लुकिंग फॉर सबमिशन ऑफ फी गो टू द काउंटर नंबर 10। अब काउंटर नंबर 10 पे वो जा रहा है, वहाँ पे एक आदमी को हमने बैठाया है विच विल गिव हिम अ फॉर्म। तो दैट पर्सन हु विल गिव द फॉर्म इज पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। तो प्रोसेस फी सबमिशन का है, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो कॉलेज, वो बोर्ड या वो रिसेप्शनिस्ट या वो काउंटर नंबर 10 जो फॉर्म दे रहा है, वो फॉर्म देने के बाद जब वो सबमिट करेगा कंप्यूटर में और फिर उसके बाद उसको और काउंटर पे भेजेगा, तो ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इट इज योर सिस्टम। तो व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स या ऑर्गेनाइजेशन थिंक अबाउट डूइंग एनीथिंग, तो वो पहले एक प्रोसेस क्रिएट करते हैं और फिर उस प्रोसेस को रन करने के लिए सिस्टम क्रिएट करते हैं। अभी बात समझ में आई तुम लोगों को? क्लैरिटी से? कहीं कंफ्यूजन नहीं है? किसी को डाउट नहीं है इसमें? सर प्रोसेस के अंदर भी तो बहुत सारी एक्टिविटीज हो गई ना, तो इसीलिए तो लिखा है मैंने ना कि सेट ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है ना। तो मतलब अब जब तुम बिजनेस में पढ़ने जाओगे ना तो उसमें होता है पहले, सबसे पहले लेवल पे टास्क होता है। नहीं, प्लानिंग, सीधा प्लानिंग बोलते हो तुम लोग। अरे अभी पढ़ने जाओगे ना तो इट्स नॉट वेरी इजी टू प्लान, समझे। मैं प्रोसेस की बात कर रहा था कि टास्क के बाद जो होता है उसको बोलते हैं एक्टिविटी, एक्टिविटी के बाद जो होता है उसको बोलते हैं सब प्रोसेस, और सब प्रोसेस के बाद जो होता है उसको बोलते हैं प्रोसेस। उसके बाद कॉलेज टाइम पे तो बेसिक्स में तो हमें जब प्रोसेस के सब एक्टिविटीज बताई थी तो सबसे पहला प्लानिंग था, फिर शायद बीच में कंट्रोलिंग। यही तो दिक्कत है ना, तुम नहीं समझते हो ना। व्हाई आवर एजुकेशन सिस्टम इज दैट पुअर? बिकॉज वी नेवर गो विथ वेरी रेशनल टाइप ऑफ टीचिंग नहीं करते हैं। हम कीवर्ड्स बेस्ड टीचिंग करते हैं। तुम्हें पता है मैनेजमेंट में आवर कंट्री डजंट हैव एनी टॉप 50 बी स्कूल। समझ में आ रही बात? तो जो कॉलेज टाइम की जो भी तुम्हारी पढ़ाई है उसको भूलो, है ना। व्हाट आई एम टेलिंग यू, मतलब मैं तुम लोग को, हालांकि बैकग्राउंड मेरा पता नहीं तुम्हें पता है कि नहीं पता है, बट मैं एक मैनेजमेंट टीचर हूँ, तुम्हें पता होना चाहिए। मतलब आई हैव टॉट इन मतलब गलगोटिया बिजनेस स्कूल में तो मैंने ऐसे फुल टाइम पढ़ाया है, बट मैंने IMT 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट वगैरह में क्लासेस ली है। सो आई, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ इसको ध्यान रखो, ये किताब की ही बात है, मतलब मैं खुद से बना के नहीं कुछ बता रहा। ठीक है सनी? हाँ, तो ऐसे ही ध्यान रखो कि टास्क होता है, प्लानिंग इज डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी। वो आप प्रोसेस प्लान करते हो, आप एक्टिविटीज प्लान करते हो, प्लानिंग यहाँ पे कुछ नहीं है। जब एक प्रोसेस का कंपोनेंट है तो उसका टास्क, फिर एक्टिविटी, फिर उसको सब प्रोसेस ऐसे बोलते हैं। और फिर आगे चल के बिजनेस में जाओगे तो यू विल ऑल्सो फाइंड क्रॉस ओवर प्रोसेसेस, जो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में भी क्रॉस ओवर भी करता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो साइकिल होती है। तो मैनेजमेंट को हम ऐसे देखते हैं, बट बेटा यहाँ पे पॉइंट ये है कि हम सिस्टम थिंकिंग करते हैं। तो ये तो हुआ आपका सिस्टम का डेफिनेशन। एंड थिंकिंग एनीथिंग इन सिस्टम फॉर्मेट की, जैसे आप सोच रहे हो कि हमें ये टारगेट अचीव करना है या ये चेंज अचीव करना है, तो आई डू इट विथ दिस प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस विल रन ऑन दिस पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपके जब दिमाग में आता है सोचने का, समझने का, और इस तरीके से आप सोचना शुरू करते हो, तो आपका जो वो है डिलीवरी है, या आपका जो पाथ ऑफ डूइंग, या जो भी आप बोलो, जो क्रिएट करोगे वो कंट्रोल्ड होगा और मोर इफेक्टिव, मतलब दैट विल गिव यू रिजल्ट फॉर श्योर। जैसे सिस्टम थिंकिंग में क्या होता है कि अगर आप कोई पार्ट में डिफेक्ट है तो वहां डायरेक्ट जाके चेंज कर सकते हो। सो यू कैन कीप द पार्ट्स ऑफ सिस्टम डिफरेंटली, और कहाँ पे प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस तरह से मैनेजमेंट में रिपीटेटिव आइटरेशंस पे हम फ्लॉ रिमूव करते हैं अपने सिस्टम का। सो एनीवे, मतलब डिड यू अंडरस्टैंड सिस्टम थिंकिंग क्या है? यस सर। एवरीवन? रोसेल तुम समझ गई? ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट जस्ट फॉर मैनेजमेंट की मैनेजमेंट के बच्चे को ये पढ़ना चाहिए। सिस्टम थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ठीक है, तो ये चीज समझ लो। फिर इसके बाद है कि among the students to evolve possibilities while addressing various personal and organizational challenges to develop a global perspective। ये भी है कि मतलब ये एक पार्ट ऑफ द, मतलब ये हुआ कि आपको कोई भी चीज जो है सिर्फ इंडियन पर्सपेक्टिव में नहीं बताई जाएगी, दे विल ऑल्सो पुट सम ग्लोबल पर्सपेक्टिव
है ना, एंड ग्लोबल चैलेंजेस वो लेकर आएंगे, मतलब जैसे सिंस दीज डेज ऑर्गेनाइजेशंस आर गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेस, मतलब डिफरेंट कंट्रीज, और एमएनसी और मर्ज हो रहे हैं कई सारे कंपनीज, तो नाउ द थिंग्स गोज ग्लोबल फॉर एवरी कंपनी। तो उस पर्सपेक्टिव से भी आपको डेवलप किया जाएगा आपके कंसेप्ट को और लर्निंग को, एंड टू इम्पार्ट वैल्यूज ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी, जस्टिस एंड फेयरनेस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ध्यान नहीं रखना है, मतलब अभी जितना पढ़ोगे ना उसी हिसाब से तुम इंटरव्यू में अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे। द प्रोग्राम प्लेसेस इंपॉर्टेंस ऑन बोथ थ्योरेटिकल एंड हैंड्स ऑन लर्निंग, while classroom learning through participation in the form of discussions and case studies, presentations, simulation games, assignments, etc. emphasizes conceptual clarity. Practical inputs are provided through rigorous fieldwork system. पहले तो ये कंफ्यूजन यहाँ मत रखना कि ये जो फील्ड वर्क है इट इज नॉट योर इंटर्नशिप, है ना, ये कंपनी के साथ हो सकता है, किसी भी सोसाइटी या ऑर्गेनाइजेशन के साथ हो सकता है, बट दिस इज नॉट द इंटर्नशिप। जनरली मैनेजमेंट में हमें क्या पता होता है कि एमबीए प्रोग्राम में आपका इंटर्नशिप्स होते हैं, आप शॉर्ट टर्म इंटर्नशिप्स या 6 वीक का इंटर्नशिप आप करते हो, तो यहाँ पे भी आप करोगे, बट जो अभी बात हो रही है ये फील्ड वर्क की बात हो रही है, एंड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ टिस एचआर। ये सारे एमबीए स्कूल्स में ये नहीं होता है ना, ऑल्दो IIM वगैरह में भी बहुत फील्ड वर्क होता है, but not all business school does this, which complements the classroom inputs by throwing light on practical dimension of the profession. The insight that emerges out of such an experience make students conceptually strong and successful in practice of the profession. Students are also required to complete a dissertation of any topic of their choice. देखो ये almost सारे प्रोग्राम का पार्ट होता है, एंड दिस डिजर्टेशन बेसिकली गिव्स यू, ये डिजर्टेशन बहुत बड़ा पार्ट होता है, मतलब डिजर्टेशन यू कैन जस्ट कॉल इट एज मिनी पीएचडी। ठीक है, और डिजर्टेशन जो है वो आपको स्कोप देता है आपकी लर्निंग को किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करने के लिए। तो तुम देखोगे कि जैसे मान लो कि कई बार लोग बोलते हैं ना कि हम डेवलपमेंट स्टडीज से हैं तो मैनेजमेंट में कैसे जाएंगे, है ना, मैनेजमेंट रोल में कैसे जाएंगे, या लाइक यहाँ पे रिया होगी, रिया से हम बात कर रहे थे कि जो आप इन्वायरमेंटल साइंस या क्लाइमेट चेंज पढ़ोगे तो हाउ यू कैन अलाइन योरसेल्फ फॉर द डिजायर्ड काइंड ऑफ, मतलब डिजायर्ड जॉब प्रोफाइल या उस स्किल के लिए। तो ये डिजर्टेशन जो है बेसिकली आपको अपॉर्चुनिटी देता है टू पुट एन समझो कि डिप्लोमा इन योर डिग्री। तो आप जिस भी टॉपिक पे अपने चॉइस के टॉपिक पे लेकर आप डिजर्टेशन करते हो, एंड दिस इज अ वेरी बिग जॉब इन डिजर्टेशन। आपको बहुत पढ़ना पड़ता है, पुराने पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, नए पेपर रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं, और एक आपको उसमें रिसर्च डालना होता है एक इंटायर। तो डिजर्टेशन बेसिकली गिव्स यू अ स्कोप टू पॉइंट आउट योर प्रोग्राम इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, तो जब आप HR में जाओगे तो आप इस डिजर्टेशन को OD के पर्सपेक्टिव से कर सकते हो, है ना, HR में जाओगे तो इस डिजर्टेशन को HR इवैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव से कर सकते हो। तो यू कैन फाइंड अ न्यू एरिया वेयर यू वुड लाइक टू वर्क अहेड, और उस एरिया पे आप अपना डिजर्टेशन कर सकते हो। So all these coupled with the focused attention that students gets going to a small size of batches makes personal learning highly effective, है ना। अच्छा, ये जो पर्सनल लर्निंग है ना, ये मैं बताता हूँ कि टेस्ट का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि आप पर्सनल लर्निंग यहाँ पे बोलता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं तो ठीक है, यू कैन ऑल्सो लर्न अ लॉट ऑफ थिंग विद दिस। आप अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, अपने कैरियर गोल को ध्यान में रखते हुए आप अपनी पर्सनल लर्निंग भी डेवलप कर सकते हो। तो आपको अटेंशन मिलेगा, आपको प्रोफेसर से भी बातचीत करने को मिलेगा, मेंटरशिप भी मिलेगा फॉर योर पर्सनल लर्निंग। वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि छोटे सा बैच साइज का है होने की वजह से you get much time or more time from the professors and the other resources, जो भी रिसोर्स वहाँ पे है। So field work is a continuous process। देखो ये करिकुलम के साथ चलता रहेगा, which seeks to facilitate students exposure in varied industry sectors। Beside student undertake internship, अब यहाँ आया इन्होंने internship बोला, which is the general feature of all MBA program, है ना। Internship with the organization for a period